Hello everyone, I am Seema Gangrade and welcome to today's lesson. Well, if you need to learn English and stop making silly mistakes, then you need to focus on this particular lesson extremely well. Alright, because if you look on the title, it says, do you make the common mistakes? Well, yes, here are some very common mistakes we make regularly in spoken English and we need to stop doing this right away. So let's not take up any more time and let's go straight to the today's lesson. Today I am going to explain you the common errors what we make regarding verbs. Before these I had made 2-3 videos regarding noun, pronoun and adjectives. What kind of mistakes they are doing regarding that. If you are not you have not seen those videos, I will give you the link of those videos in the description of this video, so just go on that and watch that first. So let's start. देखिए रूल्स से समझेंगे हम, कुछ रूल्स के माध्यम से ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए. फर्स्ट रूल है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच अथवा एवरी आए तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और उनके पहले कोई ईच या एवरी जैसा वर्ड हो तो वर्ब उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में होगी. जब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सेकेंड रूल है, दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के द्वारा कंजक्ट होते हों या संयुक्त होते हों तो उसका वर्ब पहले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगा. मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स यदि एज वेल एज कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो उसका वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लगेगा. तीसरा रूल है, जब सब्जेक्ट्स आइदर, नाइदर अथवा नॉर के द्वारा संयुक्त किए जाते हों तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट्स के अनुसार होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न नंबर के होंगे तो प्लूरल का सब्जेक्ट्स वर्ब के निकटतम रखा जाएगा और वर्ब भी प्लूरल का ही होगा. देखिए जब एग्जांपल्स आएंगे तो आपको समझ में आएगा. ये दोनों ही रूल्स कंजंक्शन से रिलेटेड हैं. एज वेल एज, आइदर, नाइदर, नॉर, ये सभी कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं. और कंजंक्शन वर्ड्स में हमें ध्यान रखना होता है कि कंजंक्शन वर्ड्स के पहले और बाद में जो हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है. नाउन और नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और वर्ब्स, इस तरह की ग्रामेटिकल यूनिट्स को आपस में किसी कंजंक्शन वर्ड्स के द्वारा जोड़ा जाता है. तो इसमें दो सब्जेक्ट्स यदि दिए हों और उसमें इस तरह के कंजंक्शन वर्ड्स हों तो दूसरे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें वर्ब लगेगी. ठीक है. और यदि सब्जेक्ट्स के नंबर्स अलग अलग हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट जो प्लूरल का सब्जेक्ट है वो वर्ब के निकटतम रखा जाएगा और उसकी वर्ब भी प्लूरल की होगी. तो जब आपके सामने एग्जांपल आएगा तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको रूल समझ में आ जाएगा. किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब का नंबर तथा पर्सन पिछले रिलेटिव की अनुकूलता में होगा. अगर सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं? हु, वोम, वीच, है ना. तो इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन जब कोई सब्जेक्ट्स के हों तो वर्ब का नंबर उस पर्सन के रिलेटिव प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग होगा. यदि कोई वर्ब ऐसे कार्य की सूचना दे रहा हो जो भूतकाल में हो चुका हो, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस हो, तो उसके स्थान पर हम प्रेजेंट के स्थान पर इंडेफिनिट का उपयोग करेंगे. मतलब वो किस तरह से यूज़ होगा, वो परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं होगा बल्कि वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगा. अभी जब आपके सामने एग्जांपल्स आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो हम समझते हैं अब एग्जांपल्स के माध्यम से. देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं वो जब आप सारे एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे उसके बाद ही आपको रूल्स सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे. और रूल्स समझ में आ गए तो फिर आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की जो मिस्टेक्स है वो हम कॉमनली करते ही करते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि ये मिस्टेक्स हैं एक्चुअली. जैसे हम कहते हैं आई हैड गोन होम यस्टरडे, मैं घर जा चुका था, मैं कल घर जा चुका था. तो इसमें कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सेंटेंस ऐसा होना चाहिए आई वेंट होम यस्टरडे. ठीक है. आई डिड नॉट सी हिम सिंस लॉन्ग टाइम, मैंने उससे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है ना. तो इस यहाँ पर डिड नॉट की जगह पे यूज़ होना चाहिए आई हैव नॉट सीन हिम, बिकॉज यहाँ पर सिंस यूज़ हुआ है तो ये परफेक्ट टेंस के जो टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है. तो पूरा सेंटेंस हमारा चेंज होगा. आई डिड नॉट सी हिम की जगह लगेगा आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. और यहाँ सीन्स की जगह क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा. तो ये इसका करेक्ट फॉर्मेशन है. तो अब अगली बार जब आप कहें कि मैंने उससे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है तो उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम.
नेक्स्ट है आई एम इल सिंस ही केम हियर, जब से वह यहाँ आया है तब से मैं बीमार हूँ, है ना। इस तरह से आपको कहना है, तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव बीन इल सिंस ही केम हियर, इसमें करेक्ट फॉर्मेशन होगा आई हैव बीन इल सिंस ही केम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रीड्स इन 10th क्लास, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा ही इज़ रीडिंग इन दी 10th क्लास, है ना। नेक्स्ट है ही नीड्स नॉट टू गो देयर, ये देखिए मैंने जब आपको इन्फिनेटिव टू पढ़ाया था वहाँ पर नीड टू और नीड्स, इसका नीड का और नीड टू का यूसेज बताया था, कहाँ पर आपको टू लगाना है नीड के साथ में। तो जब भी कभी हम टेंसेस में बात करते हैं, एज अ वर्ब नीड को यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सेंटेंस यूज़ किया ही नीड्स नॉट टू गो देयर, ये गलत है। कभी भी जब हम इसको इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर गो टू यूज़ नहीं होगा, ये होगा ही नीड्स नॉट गो देयर, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट है यू हैड बेटर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, यू हैड बेटर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए बहुत सही हो, तुम्हें करना चाहिए। यू हैड बेटर अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहाँ पर भी हम बेटर के साथ में टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। यू हैड बेटर अप्लाई फॉर दिस जॉब, तुम्हारा इस जॉब के लिए अप्लाई करना बहुत अच्छा होगा, इस तरह से। प्लेइंग फुटबॉल माई पेन वॉज लॉस्ट, फुटबॉल खेलते हुए मेरा पेन घूम गया। प्लेइंग फुटबॉल आई लॉस्ट माई पेन, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें कहना चाहिए, वही हम कहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह से बोलें तो ध्यान रखेंगे। गो एंड टेक योर डिनर, ये गलत है, बोलेंगे गो एंड हैव योर डिनर, ओके। टेक योर डिनर की जगह बोलेंगे हैव योर डिनर। ही प्रिवेंटेड मी टू गो, उसने मुझे वहाँ जाने से रोका, इसके लिए करेक्ट फॉर्म होगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, ठीक है। प्रिवेंटेड मी टू गो बहुत हद तक हमें सही दिखाई दे रहा है, लेकिन यह गलत है। प्रिवेंट के साथ में जब भी कभी हमें इन्फिनेटिव का भी यूज़ नहीं होगा, प्रिवेंट वर्ब के साथ कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम इन्फिनेटिव टू यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर होगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। आई फॉरबेड हिम फॉर गोइंग, मैंने उसे जाने से रोका। आई फॉरबेड हिम टू गो, यहाँ पर होगा टू लगेगा फॉरबेड के साथ, आई फॉरबेड हिम टू गो, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आई एम फेल इन इंग्लिश, ये गलत है, इसको हमें कहना चाहिए, हम किस तरह से कहेंगे आई फेल इन इंग्लिश, सिंपली इस तरह से कहा जाएगा तो ये करेक्ट होगा आई फेल इन इंग्लिश। आई एम फेल इन इंग्लिश ये रॉन्ग है, आई फेल इन इंग्लिश इज़ करेक्ट, एम लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ही इज़ पास इन टेस्ट, वह टेस्ट में पास है। ही पासेस इन द टेस्ट, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म, वो टेस्ट में पास है, ठीक है। ही पासेस इन द टेस्ट। शी डिड नथिंग बट लाफ्ड, उसने कुछ नहीं किया सिवाय हंसने के, तो शी डिड नथिंग बट लाफ, लाफ्ड नहीं होगा, लाफ आएगा, ठीक है। डीड है यहाँ पर जो वर्ब है उसमें ईडी नहीं लगेगा। ही कट दी रॉन्ग वर्ड्स, उसने गलत शब्दों को काट दिया। He crossed out the wrong words, he crossed out the wrong words is the correct form of sentence, he crossed out the wrong words। If it will rain the ground will be wet, अगर बारिश हुई तो मैदान गीला हो जाएगा, तो if it rains the ground will be wet, अगर बारिश हुई तो ग्राउंड गीला होगा, तो यहाँ पर आएगा if it rains, it will rain नहीं आएगा, if it rains the ground will be wet। He wrote me a long letter, उसने मुझे एक लंबा पत्र लिखा। He wrote a long letter to me, this is the correct form of this sentence, he wrote a long letter to me। He asked me that what do I mean, उसने मुझसे पूछा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। He asked me what I meant, that यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, he asked me what I mean, ठीक है। देखिए मैं आपको दोनों ही तरीके से बताई हूँ कि क्या हम जनरली यूज़ करते हैं और करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए। कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं।
इसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और हमें क्या मिस्टेक्स पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम। इसी तरह बोलते हैं हम, तो हमें क्या कहना चाहिए, लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। डिस्कस के प्रॉब्लम के बारे में नहीं, प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक। नीदर ही कम्स नॉट ही राइट्स, न ही वहाँ आया न ही उसने लिख कर बताया। तो नीदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। यहाँ पर हमने जो ही कम्स यूज़ किया है, ही राइट्स यूज़ किया है, दोनों ही रॉन्ग वे में है। इसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डज वर्ब आ जाएगी यहाँ पर। नीदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने आपको 3 ग्रामेटिकल यूनिट्स के से लेकर के क्या मिस्टेक्स हमारी होती हैं, उनके लिए हमें क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उस पर 3 वीडियोस पहले मैं बना चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस की मैं लिंक डाल रही हूँ, आप उन्हें भी वहाँ जाकर के देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इसमें और कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए और उन टॉपिक्स पर भी लेकर आऊँगी अभी। और ये सीरीज़ कंटिन्यू होने वाला है हमारा, में क्या मिस्टेक्स प्रीपोजिशंस को लेकर हम करते हैं, एडवर्ब्स को लेकर करते हैं, उनके लिए भी मैं वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर